वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन एक प्लांट हार्मोन है। ऑप्शन ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन और डी साइटोकाइनिन। इसका आंसर है ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है और इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन हार्मोन ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ। 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डेंड्राइट, बी सिनैप्स, सी एक्सॉन और डी इम्पल्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी साइनैप्स। 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को साइनैप्स कहते हैं। डेंड्राइट और एक्सॉन न्यूरॉन के पार्ट हैं। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है और एक्सॉन सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसफर करता है। इम्पल्स वो सिग्नल है जो न्यूरॉन से होकर ट्रैवल करता है। थर्ड क्वेश्चन है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए थिंकिंग, बी रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, सी बैलेंसिंग द बॉडी और डी ऑल ऑफ द अबव। ब्रेन सोचने का काम करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है और बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। The brain is responsible for thinking, regulating the heartbeat and balancing the body. Fourth question है What is the function of receptors in our body? हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन है। Think of situations where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? अगर रिसेप्टर्स ठीक से काम नहीं करेगा तो कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे स्किन, टंग, नोज, ईयर और आई के नर्व सेल यानी न्यूरॉन के डेंड्राइट के टिप में प्रेजेंट रहता है। ये सिग्नल या स्टिमुलस को इन्वायरमेंट से डिटेक्ट करता है और उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में न्यूरॉन्स के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है। जब रिसेप्टर्स डैमेज हो जाएगा और ठीक से काम नहीं करेगा तो रिसेप्टर्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी इन्वायरमेंट के स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं करेगा और नर्व इम्पल्स भी जनरेट नहीं होगा, जिसके कारण इन्वायरमेंट के स्टिमुलस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचेगा और हमारा बॉडी भी इन स्टिमुलस को क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर बॉडी इन्वायरमेंट के स्टिमुलस को क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हमारा बॉडी डैमेज या इंजर्ड हो सकता है, यानी हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर थर्मोरिसेप्टर्स जो हमारे स्किन में प्रेजेंट रहता है वो डैमेज हो जाएगा तो हम हीट के स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाएंगे। यानी अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो थर्मोरिसेप्टर के डैमेज होने के कारण नर्व इम्पल्स क्रिएट नहीं होगा, रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस भी नहीं होगा और इस तरह से हीट का स्टिमुलस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक क्विकली नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण हमारा हाथ अधिक जल सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। यहाँ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट है। ये सिग्नल को बॉडी के डिफरेंट भाग में भेजता है और उसे रिसीव करता है। न्यूरॉन 3 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है डेंड्राइट, सेकेंड सेल बॉडी और थर्ड एक्सॉन। फर्स्ट है डेंड्राइट, इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसफर टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करता है और सिग्नल को सेल बॉडी में भेजता है। सेकेंड है सेल बॉडी, इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म and control all the functions of the neuron. It receives signals from dendrite and send to the axon. सेल बॉडी में एक सिंगल न्यूक्लियस
और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है और ये न्यूरॉन के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेल बॉडी सिग्नल को डेंड्राइट से रिसीव करता है और सिग्नल को एक्सॉन में भेजता है। एक्सॉन के फंक्शन को हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। न्यूरॉन का थर्ड पार्ट है एक्सॉन या नर्व फाइबर। इट कैरी सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। द सिग्नल दैट ट्रेवल्स अलोंग द एक्सॉन इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। वो सिग्नल जो एक्सॉन से होकर ट्रैवल करता है उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। एट द एंड ऑफ एक्सॉन chemicals are released due to electrical impulse. These chemicals travel across the synapse from axon of previous neuron to the dendrite of next neuron and start a similar electrical impulse. एक्सॉन के एंड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कारण कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं और ये केमिकल सब्सटेंसेस साइनैप्स के द्वारा इस न्यूरॉन के एक्सॉन से इसके बाद के न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसफर होते हैं और सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में भी स्टार्ट होता है और इस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में न्यूरॉन के द्वारा ट्रैवल करता है। 6th क्वेश्चन है, हाउ डज फोटोटॉपिज्म ऑकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोटॉपिज्म का प्रोसेस कैसे होता है। जब प्लांट या प्लांट के पार्ट का मूवमेंट लाइट के रिस्पॉन्स में होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोटॉपिज्म। ये मूवमेंट लाइट की ओर या लाइट के दूर के डायरेक्शन में हो सकता है। प्लांट में स्टेम सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है, यानी स्टेम का मूवमेंट पॉजिटिव फोटोटॉपिज्म है और रूट सनलाइट से दूर के डायरेक्शन में ग्रो करता है, यानी रूट का मूवमेंट नेगेटिव फोटोटॉपिज्म है। प्लांट में फोटोटॉपिज्म एक प्लांट हार्मोन ऑक्सिन के द्वारा कंट्रोल होता है। ऑक्सिन सूट के टिप में यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस होता है और ये सेल के इलोंगेशन में हेल्प करता है। जब सनलाइट प्लांट पर स्ट्रेट यानी सीधा पड़ता है तो सूट सनलाइट की ओर सीधा ग्रो करता है, लेकिन जब सनलाइट प्लांट के सिर्फ एक साइड में पड़ता है यानी प्लांट के सूट का एक साइड लाइटेड होता है और उसका अपोजिट साइड शेडेड होता है तो ऑक्सिन सूट के शेडेड साइड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी सूट के शेडेड साइड में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है और सूट के लाइटेड साइड में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इट कॉजेज सेल्स ऑन द शेडेड साइड इलोंगेट मोर देन द सेल्स ऑन द लाइटेड साइड एंड द सूट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स लाइट, जिसके कारण सूट के शेडेड साइड में सेल्स सूट के लाइटेड साइड के सेल्स से अधिक लंबा हो जाता है और सूट सनलाइट की ओर मुड़ जाता है। 7th क्वेश्चन है, विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी। अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी हो जाएगा तो कौन सा सिग्नल डिसरप्ट हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये नर्व से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन है सेंसरी सिग्नल को पूरे बॉडी से ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करना और मोटर सिग्नल को ब्रेन से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी हो जाएगा तो सेंसरी सिग्नल बॉडी से ब्रेन तक और मोटर सिग्नल ब्रेन से बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी ब्रेन और बॉडी के बीच के सभी सिग्नल डिसरप्ट हो जाएंगे और इस तरह से बॉडी का मोबिलिटी और सेंसेशन भी लॉस हो जाएगा। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन का भी मेन सेंटर है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी होने के कारण रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस भी डिसरप्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के हेल्प से होता है जिसे कहते हैं प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स प्लांट सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन में काम करने के प्लेस से दूर के प्लेस में प्रोड्यूस होता है और काम करने के प्लेस में सिंपली डिफ्यूज हो जाता है। प्लांट हार्मोन प्लांट के सभी तरह के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। इनमें से कुछ प्लांट हार्मोन ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, यानी ये प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाते हैं,
और कुछ प्लांट हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, यानी ये प्लांट के ग्रोथ को बढ़ने से रोकते हैं। जैसे ऑक्सिन सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है और फोटोट्रॉपिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जिब्बेरेलिन स्टेम इलोंगेशन और सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड प्लांट के ग्रोथ और सीड के जर्मिनेशन को रोकता है। इसके अलावा इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग यानी फ्रूट के पकने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म? एक ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के सिस्टम की जरूरत क्यों होती है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूव करते हैं और इन मूवमेंट को केयरफुली कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। इस तरह के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करने की भी ज़रूरत होती है। अगर ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड और ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो केमिकल कंपाउंड हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, लेकिन प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस सिर्फ केमिकल कंपाउंड यानी हार्मोन्स के द्वारा होता है। 10th क्वेश्चन है, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन एक दूसरे से कैसे अलग है, यानी इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस है, इनवॉलंटरी एक्शन इंटरनल स्टिमुलस यानी बॉडी के अंदर के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी बॉडी के बाहर के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। सेकेंड पॉइंट है, इनवॉलंटरी एक्शन हिंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इनवॉलंटरी एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन से स्लो प्रोसेस है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन एक फास्ट मूवमेंट है और ये क्विकली होता है। इनवॉलंटरी एक्शन का एग्जाम्पल है ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट, और रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग समथिंग हॉट। किसी गर्म चीज़ को छूने पर हम अपने हाथ को रिफ्लेक्स एक्शन के कारण हटा लेते हैं। 11th क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म को कंपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट है, नर्वस मैकेनिज्म में नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलकर बना होता है, लेकिन हार्मोनल मैकेनिज्म में हार्मोनल सिस्टम कुछ ग्लैंड से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड पॉइंट है, नर्वस मैकेनिज्म में सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, लेकिन हार्मोनल मैकेनिज्म में सिग्नल केमिकल के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। थर्ड पॉइंट है, नर्वस मैकेनिज्म में सिग्नल नर्व सेल या न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसफर होता है, लेकिन हार्मोनल मैकेनिज्म में सिग्नल ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होता है। फोर्थ पॉइंट है, नर्वस मैकेनिज्म में इफेक्टर्स मसल्स या ग्लैंड होते हैं, लेकिन हार्मोनल मैकेनिज्म में इफेक्टर्स टारगेट सेल्स या ऑर्गन्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, नर्वस मैकेनिज्म एक फास्ट प्रोसेस है, लेकिन हार्मोनल मैकेनिज्म एक स्लो प्रोसेस है। और सिक्स्थ पॉइंट है, नर्वस मैकेनिज्म में इफेक्ट कुछ समय के लिए ही रहता है, लेकिन हार्मोनल मैकेनिज्म में इफेक्ट लंबे समय तक रहता है। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन आवर लेग? सेंसिटिव प्लांट के मूवमेंट और हमारे लेग के मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पॉइंट है, सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट स्टिमुलस जैसे टच के रिस्पॉन्स में होता है, यानी ये एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है, लेकिन हमारे लेग का मूवमेंट ब्रेन
और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी ये एक वॉलंटरी मूवमेंट है। सेकेंड पॉइंट है, सेंसिटिव प्लांट में इंफॉर्मेशन के कंडक्शन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनमें टच का इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हमारे लेग के मूवमेंट का इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेग के मसल में ट्रांसफ़र होता है और ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में न्यूरॉन से होकर ट्रैवल करता है। और थर्ड पॉइंट है, सेंसिटिव प्लांट के मूवमेंट के लिए प्लांट सेल में वाटर का अमाउंट चेंज होने से प्लांट सेल का शेप चेंज होता है, लेकिन हमारे लेग के मूवमेंट के लिए मसल सेल में स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं और इन प्रोटीन का शेप चेंज होने से मसल सेल का शेप चेंज होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरह के मूवमेंट के लिए सेल के शेप का चेंज होना जरूरी होता है। प्लांट सेल में वाटर का अमाउंट चेंज होने से प्लांट सेल का शेप चेंज होता है और लेग के मसल में प्रोटीन का शेप चेंज होने से मसल सेल का शेप चेंज होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।